हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बैकक्रॉस मेथड डिस्कस करेंगे फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ रिसेसिव एलील और रिसेसिव जीन। इससे पहले अपने वीडियो में हमने बैकक्रॉस मेथड डिस्कस किया था जब हम डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन को हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने डोनर से रिसिपिएंट पेरेंट में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रिसेसिव एलील को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है जब हम रिसेसिव एलील को ट्रांसफ़र करते हैं, मेथड में थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। तो सबसे पहले थोड़े से हम बेसिक पॉइंट वही रहेंगे जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि बैकक्रॉस क्या होता है, बैकक्रॉस मेथड क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी डिटेलिंग है, जैसे रिकरेंट पेरेंट क्या है या नॉन रिकरेंट पेरेंट क्या है, सारी डिटेल वही रहेगी। थोड़े बहुत पॉइंट है जो हम जब हम रिसेसिव एलील को ट्रांसफ़र करते हैं तब हम इसको मतलब हमें ध्यान देना होता है। तो अगर हमारा जो कैरेक्टर है जिसको हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, हमने यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम रस्ट रेजिस्टेंस का। अगर ये रिसेसिव एलील से ट्रांसफ़र गवर्न होता है ये जो कैरेक्टर है, तो जितने भी बैक क्रॉसिंग है वो एक के बाद एक हम नहीं कर सकते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट बैक क्रॉस और आफ्टर टू बैक क्रॉस, मतलब कंटिन्यूस बैक क्रॉस, हमें हमें सेल्फिंग करनी पड़ती है, F2 जनरेशन हमें बनानी पड़ती है। तो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था जब हम डोमिनेंट एलील को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम BC1, उसके बाद BC2, BC3, ऐसे लगातार हम बैक क्रॉसिंग करते जाते हैं। बट यहाँ पे हमें पहला बैक क्रॉस करने के बाद भी हमें F2 जनरेशन बनानी है और उसके बाद आफ्टर 2 सक्सेसिव बैक क्रॉसिंग हमें क्या करना पड़ेगा, F2 जनरेशन हमें बनानी पड़ेगी। और वहाँ पे F2 जनरेशन में हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे रस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। तो ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज जो रिसेसिव है स्मॉल आर टाइप के जो प्लांट होंगे वो कहाँ पे आपको दिखेंगे, वो आपको F2 पॉपुलेशन में ही मिलेंगे। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें F2 पॉपुलेशन हमें बनानी पड़ेगी, बिकॉज F2 पॉपुलेशन क्या होती है, हमारी सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होती है। और कैरेक्टर सेग्रीगेट कब होगा, रिसेसिव एलील कब शो होंगे, हमें जो रिसेसिव हमारा प्लांट होगा वो शो होगा जिसमें दोनों रिसेसिव एलील होंगे, वो हमें शो होता है F2 जनरेशन में। इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, सेल्फिंग करनी पड़ती है आफ्टर एवरी 2 सक्सेसिव बैक क्रॉसिंग। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 13 to 15 ईयर्स लग जाते हैं न्यू वैरायटी डेवलपमेंट के लिए इस मेथड से। और इस स्कीम में हमें बैक क्रॉस मेथड में ये जनरली क्या होता है, अगर हमारा जो कैरेक्टर है जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हमारा सिंगल जीन से गवर्न हो रहा है, तो हमें हर जनरेशन में लगभग 10 प्लांट हमें नेसेसरी होते हैं। ठीक है, मतलब उतने प्लांट्स में हमारा हम इफ़ेक्टिव सिलेक्शन कर सकते हैं। बट अगर कैरेक्टर्स 2 या उससे ज़्यादा जीन से गवर्न होता है तब हमें लार्ज नंबर ऑफ बैकक्रॉस प्रोजेनी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ बैकक्रॉस प्रोजेनी से हमारा मतलब है कि ये जो पॉपुलेशन है ये हमें इफ़ेक्टिव सिलेक्शन के लिए भी डिज़ायरेबल होगी और जनरली 100 या उससे ज़्यादा प्लांट बैकक्रॉस प्रोजेनी में होने चाहिए अगर जो कैरेक्टर है वो 2 या 2 से ज़्यादा जीन से गवर्न होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें हो गई जो हमने डिस्कस की अपने बैकक्रॉस मेथड के बारे में। तो ये एक जनरलाइज स्कीम है जो रिसेसिव एलील को ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिक वही रहेगा, नॉन रिकरेंट पेरेंट यहाँ पे स्मॉल आर है बिकॉज ये हमारा डोनर पेरेंट है। हमें क्या करना है, हमारी जो वैरायटी है वो कैपिटल आर टाइप की है। ये क्या है, ये ससेप्टेबल टू रस्ट है। बट हमें इसमें इसको रिप्लेस करके अपनी जो वैरायटी है रिकरेंट पेरेंट है उसमें इसको स्मॉल आर से रिप्लेस करना है, जो कि हमारा क्या होगा, हमारा रस्ट रेजिस्टेंस हमारा इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा डोनर पेरेंट है, ये रिसिपिएंट पेरेंट है। यहाँ से स्मॉल आर को हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। बाकी ये सारी बैक क्रॉसिंग हम क्यों करते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा जेनेटिक बैकग्राउंड है इस वैरायटी का हमें वही चाहिए। बाकी जितने भी जीन है ए जीन, बी जीन, वो सारे हमें इस वैरायटी के चाहिए। सिर्फ ये जो स्मॉल आर है इसको रिप्लेस करना है, सॉरी ये जो कैपिटल आर है यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है किससे, स्मॉल आर से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वैरायटी बी है वो रस्ट रेजिस्टेंस है उसमें, और वैरायटी ए हमारी ससेप्टेबल है बट ये एग्रोनॉमिकली डिज़ायरेबल है। तो हमने इन दोनों को क्रॉस किया। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है फर्स्ट ईयर में हम दोनों अपने पेरेंट को क्रॉस करते हैं और जो बी है उसको एज अ फीमेल पेरेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो सारे प्लांट हमें कैसे मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के मिलेंगे F1 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट है उनको अपने रिकरेंट पेरेंट के साथ बैक क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, अब हमारा बैक क्रॉसिंग शुरू हो गई है। सेकेंड ईयर में हमें क्या करना है,
अपने जितने भी F1 प्लांट है कैपिटल आर स्मॉल आर उन सब को क्रॉस कराएंगे अपने रिकरेंट पेरेंट यानी कैपिटल आर से। ठीक है, यहाँ पे कोई रस्ट रेजिस्टेंस का टेस्ट नहीं होगा बिकॉज ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है इसमें कैपिटल आर प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो जो F1 होंगे उनमें तो कोई हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि F1 में कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। सारे प्लांट कैसे होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के होंगे। तो बस हमें क्या करना है, इनको बैक क्रॉस कराना है अपने कैपिटल आर पेरेंट के साथ में जो हमारा रिकरेंट पेरेंट है। अब ये क्या होगा, इससे आपके BC1 में हमें क्या मिल जाएंगे, दो तरीके के प्लांट मिलेंगे। एक मिलेंगे कैपिटल आर टाइप और दूसरे मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप। ठीक है, इन सब को यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे सारे प्लांट्स में और हमें BC1F2 जनरेशन मिल जाएगी। तो पहला बैक क्रॉस करने के बाद हमें क्या कराना पड़ेगा, हमें सेल्फिंग करानी पड़ेगी, सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। तो जब हम इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें 3 टाइप के प्लांट मिलेंगे। आप सबको पता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर अगर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो इसमें सेग्रीगेशन मिलेगा। जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, कैपिटल आर प्लांट मिलेंगे, कैपिटल आर प्लांट मिलेंगे और स्मॉल आर प्लांट भी मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें और जो कैपिटल आर है उसमें सेल्फिंग कराने से सारे कैसे प्लांट मिलेंगे, कैपिटल आर टाइप के प्लांट मिलेंगे। तो जनरली हमें 3 टाइप के प्लांट यहाँ पे मिल गए। इनमें से हमें जो भी आपका ससेप्टेबल है, यहाँ पे रस्ट रेजिस्टेंस का टेस्ट होगा। जो कैपिटल आर अगर यहाँ पे है तो ये रस्ट ससेप्टेबिलिटी शो करेंगे। तो जो भी ये आपके जहाँ पे कैपिटल आर है ये ससेप्टेबल प्लांट होंगे, इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। सिर्फ यहाँ से हम क्या लेंगे, स्मॉल आर टाइप के प्लांट लेंगे और उनको फिर से हम बैक क्रॉस कराएंगे अपने कैपिटल आर पेरेंट के साथ में। तो ये जो क्रॉसिंग है ये आपको क्या देगी, बैक क्रॉस 2 प्रोजेनी मिल जाएगी यहाँ से आपको। तो सारे प्लांट बैक क्रॉस प्रोजेनी 2 में क्या होंगे, आपके कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के होंगे। बिकॉज जब हम स्मॉल आर को कैपिटल आर से क्रॉस कराएंगे तो ऑल प्लांट विल भी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो BC2 में हमें क्या करना है, हमें इसको फिर से एक बार बैक क्रॉस कराना है अपने कैपिटल आर के साथ। ठीक है, 2 बार बैक क्रॉसिंग कराएंगे ना यहाँ पे फिर से आपको क्या मिलेंगे, 2 टाइप के प्लांट मिल जाएंगे, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे भी कोई रस्ट रेजिस्टेंस का टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेल्फिंग कराएंगे और सेल्फिंग से हमें क्या मिल जाएगी, BC3F2 जनरेशन मिल जाएगी। बिकॉज क्या है, BC3 जनरेशन में जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो F2 बनेगा। तो किसका F2 बन जाएगा, वो BC3 का F2 बन जाएगा। और यहाँ पे भी आपको सेग्रीगेशन मिलेगा फिर से, बिकॉज कैपिटल आर स्मॉल आर प्लांट सेग्रीगेट होंगे, आपको पता है कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर में। ठीक है, ये हमारी 7th ईयर में आ गए हैं हम अभी तक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रस्ट रेजिस्टेंस का टेस्ट करेंगे। सिर्फ जो रस्ट रेजिस्टेंस वाले प्लांट होंगे स्मॉल आर उन्हीं को हम सेलेक्ट करेंगे। इन दोनों प्लांट्स को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, बिकॉज ये दोनों ससेप्टेबिलिटी शो करेंगे ना, इनमें ससेप्टेबिलिटी का जीन है। कैपिटल आर क्या है, ससेप्टेबिलिटी का जीन है। तो ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। सिर्फ जो स्मॉल आर है उनको फिर से हम बैक क्रॉस कराएंगे अपने कैपिटल आर के साथ में, यानी वैरायटी ए के साथ फिर से हमने क्या करा दिया, इसका बैक क्रॉस करा दिया। अब जब हमने इसके साथ बैक क्रॉस कराएंगे तो फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के प्लांट मिल जाएंगे। BC4 में हमें 5 या 6 जनरेशन तक बैक क्रॉसिंग करानी पड़ती है, सो दैट हमें ऐसे प्लांट मिल सके जिनमें स्मॉल आर जीन हो कैपिटल आर की जगह और बाकी सारा जीनोटाइप किसका हो, वैरायटी ए का हो। ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब BC4 में फिर से हम क्या कराएंगे, फिर से हम बैक क्रॉस करा देंगे इसको और हम बना देंगे BC5 जनरेशन, यानी बैक क्रॉस 5 जनरेशन, और हमारा ये 9th ईयर आ जाएगा। फिर से आपको पता है जब कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर के टाइप पे के साथ में तो 2 टाइप के प्लांट मिलेंगे। एक मिलेंगे कैपिटल आर, दूसरे मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। बिकॉज हमें पता है कि जो कैपिटल आर प्लांट है वो तो एक ही टाइप के आपके क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा, जबकि जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर टाइप के गैमीट बनाएगा। तो प्लांट क्या बनेंगे, कैपिटल आर जब ये इसके साथ क्रॉस होगा और जब ये इसके साथ क्रॉस होगा तब भी कैपिटल आर ही बनेंगे। अब जब ये क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये गैमीट इसके साथ क्रॉस हुआ, और अगर ये गैमीट इसके साथ क्रॉस होगा तब भी कैपिटल आर स्मॉल आर टाइप के प्लांट मिलेंगे। तो 2 ही टाइप के प्लांट मिलेंगे BC5 में भी हमें, कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। इनको फिर से हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, बिकॉज दो बार सेल्फिंग कराने के बाद हमें क्या 2 बार बैक क्रॉसिंग कराने के बाद हमें सेल्फिंग करानी है। इनिशियली हम क्या करते हैं, F1 बनाते हैं
और BC1F1 बनाते हैं, एक ही बैक क्रॉसिंग करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। उसके बाद 2-2 बार बैक क्रॉसिंग होती है, ठीक है। जैसे ये हमने BC2 बनाया, BC3 बनाया, फिर सेल्फिंग करवाई। अब हमने क्या करा, BC4 बनाया, BC5 बनाया और फिर से सेल्फिंग कराई। अब जब हम इसमें सेल्फिंग कराएंगे तो फिर से सेग्रीगेशन मिलेगा। यहाँ पे भी हमें रस्ट रेजिस्टेंस का टेस्ट करना है, तो ये जो ससेप्टेबल वाले प्लांट होंगे इनको रिजेक्ट कर देंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, स्मॉल आर टाइप के प्लांट जो कि रस्ट रेजिस्टेंस शो करेंगे उनको हमने लेना है। और जो रस्ट रेजिस्टेंस प्लांट है उनमें सेल्फिंग करवानी है, और सेल्फिंग के बाद जितने भी सीड मिलेंगे उनको हमें अलग अलग हार्वेस्ट करना है। मतलब यहाँ पे जितने भी प्लांट होंगे उन सब में सेल्फिंग करवाएंगे। सपोज़ यहाँ पे 10 प्लांट है तो 10 के 10 प्लांट में सेल्फिंग कराएंगे और उन 10 के 10 का सीड आप अलग अलग हार्वेस्ट कर लोगे। अलग अलग पैकेट में उसको हार्वेस्ट करना है और अगली जनरेशन में हर एक पैकेट से एक प्लांट प्रोजेनी लगानी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से एक प्लांट था, उसकी प्रोजेनी यहाँ लगा दी, दूसरा प्लांट था जो उसकी प्रोजेनी, तीसरा प्रोजेनी, चौथी, पाँचवीं, छठी, ऐसे करके आपको जितने भी यहाँ प्लांट है उन सब में आपको क्या कराना है, सेल्फिंग करवानी है। उनका सीड अलग अलग हार्वेस्ट करना है, सेपरेटली हार्वेस्ट करना है। और BC5F3 में आपको क्या करना है, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो करनी है। तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रो कर दी। अब यहाँ से हमें प्रोजेनी सेलेक्ट करनी है जिनमें रस्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, रस्ट रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। प्लस जो भी पूरा जीनोटाइप है वो वैरायटी ए का जीनोटाइप होना चाहिए। तो यहाँ पे हम दो सिलेक्शन करते हैं। पूरी प्रोजेनी हम या तो सेलेक्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी में हमें देखना है कि कौन सी जो प्रोजेनी है, कौन सी प्रोजेनी आपकी इनमें से रस्ट रेजिस्टेंस भी शो कर रही हैं और वैरायटी ए के जैसी हैं। बिल्कुल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर सारे आपके कैसे हैं, जैसे हमें वैरायटी ए के हैं। यानी हमारे अब वो वैरायटी ए के प्लांट हैं जिनमें रस्ट रेजिस्टेंस का जीन है, जो स्मॉल आर वो ट्रांसफ़र हो चुका है और उसने क्या कर दिया है, जो अर्लियर यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे कैपिटल आर एलील था, इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उन सारी लाइनों को, जो भी लाइनें हैं, सपोज़ यहाँ पे ये लाइनें थी आप, ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन थी पहली, इसमें भी रस्ट रेजिस्टेंस थी और ये ए के वैरायटी ए के जैसे दिखती थी हमारी जो रिकरेंट पेरेंट था। इसमें रस्ट रेजिस्टेंट तो थी बट ये इसका जो प्लांट टाइप था, इसमें अदर कैरेक्टर थे, वो वैरायटी ए के जैसे नहीं थे, तो इसको रिजेक्ट कर दिया। इसको भी रिजेक्ट कर दिया, ये भी वैरायटी ए के जैसी नहीं दिखती थी। इसको हमने फिर से सेलेक्ट कर लिया बिकॉज इसमें रस्ट रेजिस्टेंस भी है और ये वैरायटी ए के जैसी भी दिखती है, ठीक है। इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया, इसमें भी सेम कैरेक्टर हैं और ये वैरायटी ए के जैसी दिखती है और रस्ट रेजिस्टेंस भी है। तो इन तीनों के सीड को हमने क्या कर लेना है, एक साथ हार्वेस्ट करके इसको कंपोजिट कर लेना है, बल्क कर लेना है। कंपोजिट का मतलब होता है एक साथ मिला लेना है। तभी हमने यहाँ पे लिखा है कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी हमने ग्रो करी और प्रोजेनी जिनमें रस्ट रेजिस्टेंस भी थी और जो सेम दिखती थी वैरायटी ए के जैसे, उनको हमने हार्वेस्ट कर लिया एक साथ और एक साथ उनका सीड कंपोजिट कर दिया। अब यहाँ पे हम 12th ईयर में फिर उसका क्या करेंगे, रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल्स करेंगे। उसका वैरायटी ए को एज अ चेक ले लेंगे। वैरायटी ए को भी हमने साथ में प्लांट कर लिया और अपने जो भी प्लांट हमने सेलेक्ट किए थे उनको एक साथ मिलाया था, उनको भी हमने मल्टी लोकेशन पे हमने लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे कि जो हमारी न्यूली डेवलप जो हमारा मटेरियल है वो वैरायटी ए के जैसा है या नहीं है, बिल्कुल उसके जैसी परफॉर्मेंस है या नहीं है, हम चेक करेंगे यहाँ पे उसके साथ लगा के कि प्लांट टाइप उसके जैसा होना चाहिए, ठीक है। बट उसमें क्या होनी चाहिए, वैरायटी ए में तो ससेप्टेबिलिटी थी, जो हमारा न्यूली डेवलप मटेरियल है जो बिल्कुल वैरायटी ए जैसा है, उसमें क्या है, उसमें रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब अगर ऐसे है, इसको मल्टी लोकेशन ट्रायल्स पे हम चेक कर लेते हैं। फिर अगर हमें ऐसी मिलती है तो हमारा जो न्यूली डेवलप मटेरियल है, जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है, उसको हम क्या कर लेंगे, उसका सीड मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मर्स को। तो जनरली इसमें ऑलमोस्ट 13 ईयर आपके लग जाते हैं। 13 ईयर आपके लगेंगे जब हमने क्या करा है, BC5 तक हम गए हैं, बैक्रॉस 5 तक हम गए हैं। अगर हम इसको 1-2 साल और बैक क्रॉसिंग करते, 2 साल और बैक क्रॉसिंग करते, तो इसमें कितने लग जाते, 15 ईयर्स लग जाते। तो जनरली हम 5 बैक क्रॉसिंग या 6 बैक क्रॉसिंग तक हम जाते हैं, ठीक है। तो 13 to 15 ईयर्स इसमें लग जाते हैं नई वैरायटी डेवलप करने के लिए। तो ये हमारा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पे हमें
सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाना पड़ता है, यानी F2 जनरेशन भी हमें बनानी पड़ती है आफ्टर एवरी 2 बैक क्रॉसिंग। जैसे हमने जब डोमिनेंट एलील के केस में पढ़ा था कि हम उसमें डायरेक्ट बस बैक क्रॉसिंग करते जाते हैं 5 से 6 जनरेशन तक। यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेशन होना चाहिए, और सेग्रीगेशन के लिए हमें F2 पॉपुलेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है अब आपको कि बैकक्रॉस मेथड कैसे यूज़ करते हैं रिसेसिव एलील या रिसेसिव जीन के ट्रांसफ़र के लिए। थैंक यू सो मच।